1980 की नई औद्योगिक नीति 1948 के बाद जितनी भी हैं सबके आगे नहीं लग चुका है। बस सन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पॉलिसी के रिगार्डिंग पूछ रहा है। सबसे पहले हमने 48 की पढ़ी, फिर हमने 56 की पढ़ी, उसके बाद 77 की पढ़ी। हर पॉलिसी का एक अलग फंडा है। अब इस पॉलिसी का फंडा क्या है? इस पॉलिसी को जो है 1956 की औद्योगिक पॉलिसी जो है सेम वैसी ही है, लेकिन उसमें सुधार इसको कह सकते हैं कि कुछ उसके ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ कमी पेशी होगी। उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या करा, एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया, जिसको नई औद्योगिक नीति 1980 के नाम से जाना जाता है। कुछ सुधार किए गए, इसको 1956 की औद्योगिक नीति पे सुधार भी हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार जो है बनी उस टाइम पीरियड में, और उसने नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो 23 जुलाई 1980 को की। 23 जुलाई 1980 को उसने जो 1977 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके अंदर चेंजेस करे और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनी लेकर आई। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो मूल आधार था वो क्या था? कह रहा है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो मूल आधार था वो 1956 की औद्योगिक नीति जो थी, 1956 की औद्योगिक नीति की ही मूल आधार जो था वो 1956 की ही औद्योगिक नीति थी। लेकिन देश के तीव्र औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और विस्तार तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने के लिए, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से इस नई नीति द्वारा जो है वो किया गया। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बताया गया है कि आखिर इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट क्यों किया गया है, क्या दिक्कत क्या परेशानी आ गई थी पिछले वाली में। कह रहा है सबसे पहली बात तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है नई नई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना। आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन करना, नई नई मशीनों का यूज़ करना, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नए नए उपकरणों का यूज़ करना, मार्केट में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज़ करना और उसका विस्तार करना। विस्तार का मतलब होता है ऐसे नहीं केवल बड़े पैमाने के उद्योग उसका यूज़ कर रहे हैं, छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग सब इसका यूज़ कर सकें। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मॉडर्न तरीके से प्रोडक्शन हो सके। और पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, वही बात है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं केवल शहरी क्षेत्रों में ना ओपन हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ओपन हो, ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास जो है वो पॉसिबल हो सके। तो इस पॉलिसी का बेसिकली 3 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं: इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना और उसको एक्सपेंशन करना, सब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, और ग्रामीण और शहरी दोनों तरफ जो है ध्यान देना। 1956 की मूल नीति में पर्याप्त संशोधन किए गए, उसके अंदर चेंजेस किए गए, और इस नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के हैं। 1980 की नीति है उसके बारे में बता रहा है। ये कब बनी है ये आपको ध्यान रखना है, डेट आपको सबकी ध्यान रखनी है, जितनी भी हम 5 पढ़ेंगे। इसको इस्टेब्लिश किया गया है 23 जुलाई 1980, इसमें घोषणा की गई है इसकी। और उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उन्होंने जो है इस नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, और इसको 1956 की औद्योगिक नीति पे ही सुधार माना जाता है। इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं ये नीचे यहाँ पे 5 पॉइंट की मदद से आपको इस पॉलिसी के ऑब्जेक्ट बता रहा है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है इसका वो है उत्पादन और उत्पादकता दोनों को अधिकतम स्तर पर ले जाना। उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही अलग वर्ड होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब उत्पादकता ज़्यादा होती है तो उत्पादन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। उत्पादकता का मतलब होता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करके ही उत्पादन होता है। तो जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कीजिए, पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए। तो जब आपकी पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन बढ़ेगी आप अपनी उत्पादकता बढ़ा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए पर हेक्टेयर पहले 5 टन का प्रोडक्शन होता था, अब आप 7 टन का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उत्पादकता बढ़ी है। और जब उत्पादकता बढ़ती है तो सिंपल सी बात है ओवरऑल उत्पादन जो है वो भी बढ़ेगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट था इस पॉलिसी का उत्पादन और उत्पादकता दोनों को कहाँ पे ले जाना, उसके मैक्सिमम लेवल तक जितना पॉसिबल हो सकता है।
देश में स्थापित क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना, मतलब जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना, कोई भी जो है वेस्ट ना जाए। रोज़गार के अधिक अवसरों को उत्पन्न करना, मतलब कि बेरोजगारी को दूर करना कैसे भी करके। नए नए जब इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, औद्योगिकरण होगा, तो सिंपल सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट होंगी, जिससे बेरोजगारी कम होगी। और ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, मतलब ग्रामीण शहरी दोनों तरफ ध्यान देखना। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब होता है पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी इग्नोर ना करना, उसको प्रायोरिटी देना, पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता, मतलब भाई इसका तो सबसे पहले करना है, किसी का हो या ना हो इसका पहले करना है, क्योंकि डेवलप तो हो ही जाएगा। इसको डेवलप कीजिए, यहाँ इंडस्ट्रीज़ को ओपन करवाइए, यहाँ औद्योगिकरण करवाइए। और ऐसे सभी उद्योग जो कृषि पर आधारित है, मतलब कि कृषि के लिए वो गुड्स वगैरह बनाते हैं, उन उद्योगों को प्राथमिकता देकर कृषि आधार पर सुदृढ़ करना, मतलब कि वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ जो कृषि के अंदर हेल्प करती है उनको प्रायोरिटी देना कि भैया इनकी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो कृषि पे भी ऑटोमेटिकली जो है, कृषि ऑटोमेटिकली जो है ये कह सकते हो वो सुधर जाएगी। और अंतर क्षेत्रीय संबंधों को सुदृढ़ करना, लाइक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, हम सभी जानते हैं कि तीनों क्षेत्र जो हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे से जो है इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इनके रिलेशंस को क्या करना, मजबूत करना। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है जी। तो इस पॉलिसी का 1980 की जो पॉलिसी है, बेसिकली इसके 5 ऑब्जेक्ट थे। उत्पादन और उत्पादकता को उसके मैक्सिमम लेवल पर ले जाना, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, रोज़गार को बढ़ाना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण और शहरी दोनों तरफ ध्यान देना, पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्रायोरिटी देना फर्स्ट, कि भाई यहाँ पे तो सबसे पहले हमें जो है डेवलपमेंट करनी है, और वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर बेस है उसकी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना, उसको प्रायोरिटी देना। ये इसके उद्देश्य है कि आखिर ये पॉलिसी क्यों बनाई गई थी 1980 की। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। 1980 की जो औद्योगिक नीति है, इसके जो है नई औद्योगिक नीति, इसके जो है फीचर्स जो है वो क्या क्या हैं। तो इसके अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, कई सारे इसके फीचर्स हैं, 8-9, 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, जो भी पॉलिसी ग्रामीण और शहरी दोनों तरफ को ध्यान देगी, पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ जो भी ध्यान देगी, उसका लघु और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ये वाला पॉइंट तो बेटा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो उद्योग होते हैं ये बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये होते हैं श्रम गैन, मतलब ये लोगों को रोज़गार देते हैं। मतलब वो पॉलिसी जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो बेरोजगारी को दूर करना है, या क्षेत्रीय असमानता को दूर करना है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास करना है, या पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, वहाँ पे ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यही उद्योग होते हैं जो कि क्या करते हैं, लोगों को काम धंधा देते हैं और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का विकास होता है। और ये उद्योग आपको बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में ही देखने के लिए मिलेंगे। इससे प्रीवियस बेटा हमने 1977 की पढ़ी थी, और इससे पीछे भी एक पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था सरकार ने लघु उद्योगों को ही 3 उसमें क्लासीफाई कर दिया था। पहला था कुटीर उद्योग, दूसरा था टीनी, और तीसरा एक और था, जिसमें सरकार ने सीमा बना दी थी कि भाई टीनी की जो लिमिट है वो 1 लाख तक की है, मैक्सिमम इसमें इतना निवेश होगा। बाकी एक दूसरे उद्योग थे जिसमें 10 लाख से लेके 15 लाख तक की लिमिट थी, अगर आपको कुछ याद हो। तो सरकार ने उसी चीज़ को और एक्सटेंड किया आगे कि भाई हमें तो इनका विकास करना ही है, लघु और कुटीर उद्योगों का, तो इनको प्रमोट किया जाए, कैसे भी करके इनका विकास किया जाए। इसके लिए सरकार ने क्या करा, इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया कि भाई अब उन उद्योगों को लघु उद्योग माना जाएगा जिसमें 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए तक का जो है निवेश किया जाएगा। मैक्सिमम ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 20 लाख रुपए तक लगेंगे वो लघु उद्योग माने जाएंगे। टीनी की हम पीछे पढ़ के आए थे, उसकी लिमिट 1 लाख थी, उसको बढ़ाकर जो है 2 लाख रुपए कर दिया गया कि अब मैक्सिमम इसमें 2 लाख रुपए तक का निवेश हो सकता है। और सहायक इकाइयों के लिए ये 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था, जिसकी एक 10 लाख थी, एक 15 लाख थी। तो लघु उद्योगों को जो 3 उसमें क्लासीफाई किया गया था, पहले लिमिट कुछ और रखी गई और अब लिमिट कुछ चेंज हो गई, और टाइम टू टाइम इसमें चेंज आता रहता है। जैसे कि उस टाइम पे तो उन उद्योगों को लघु उद्योग माना जाता था जो जिसमें मैक्सिमम निवेश 5 लाख का हो,
जबकि आज के टाइम में उन उद्योगों को लघु उद्योग माना जाता है जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए की हो। तो टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है हर चीज़ में। तो सरकार ने कैसे भी करके इनको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, इसके लिए इसके इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी। सबसे पहली बात तो जो पीछे हमने 3 उसमें क्लासीफाई करा था। इससे होगा क्या, सबसे पहला मुद्दा ये है, कह रहा है इस प्रकार लघु उद्योगों में निवेश सीमा बढ़ा दी जाने से होगा क्या, युवा और तकनीकी ज्ञान प्राप्त एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और लघु उद्योगों का नवीनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। इस नीति में पिछड़े उद्योगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव था। कह रहा है ऐसा सरकार ने इसलिए किया क्योंकि इससे अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है ओपन होगी, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई नॉलेज जो है जनरेशन के अंदर यंगस्टर को जो है देखने के लिए मिलेगी। और इस पॉलिसी के अंदर ये भी बोला गया कि जितनी भी पिछड़े उद्योगों के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी उनको हम जो है कई तरीके की फैसिलिटीज़ वगैरह भी देंगे, लालच दे एक तरीके से कि ताकि बंदा जो है पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ जो है इंडस्ट्रीज़ को ओपन करे। तो जहाँ पे भी बेटा मोटिव बेरोजगारी, पिछड़े हुए क्षेत्र, ग्रामीण शहरी, इन सबको करना है तो वहाँ पे तो ये पॉइंट आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है। तो सबसे पहला जो फीचर है 1980 की पॉलिसी का वो है लघु उद्योगों को प्रमोट करना। बेटा लघु उद्योग अलग होते हैं और कुटीर अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे केवल लघु की बात चल रही है, कुटीर की यहाँ पे बात नहीं चल रही है। दूसरा जो बोल रहा है, कह रहा है सरकारी क्षेत्र का योगदान। सरकारी क्षेत्र के योगदान का क्या मतलब होता है, देखिए हमने अभी तक जितनी भी पॉलिसी पढ़ी है ना पीछे जितनी भी पॉलिसी पढ़ी है बेटा, 2 तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक होते हैं निजी क्षेत्र, एक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं या वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिनका जो ओनर होता है एक इंडिविजुअल बंदा होता है, जबकि सरकारी क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसकी ओनर सरकार होती है। तो अभी तक हमने जितनी भी पॉलिसीज़ को पीछे पढ़ा है वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सरकार की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है हर जगह। सरकार ने अपनी प्रायोरिटी पहले रख रखी है कि मैं फर्स्ट हूँ, निजी वाला बाद में है, और निजी वाले को कुछ भी करना है मेरे कंट्रोल में होगा, जो मैं चाहूँगी वो होगा, बिना मेरी परमिशन के कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम पीरियड में जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेके 1990 तक मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ थी, प्राइवेट वाली कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, क्योंकि मोस्टली सरकार ने रूल एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। लाइसेंस लेना पड़ेगा, मेरे कंट्रोल में रहेगी, इतनी इंडस्ट्रीज़ ओपन कर सकते हो, ये मेरी है, ये केवल मैं ही ओपन करूँगी, इसके अलावा जो बच गई वो तुम ओपन करोगे। कई तरीके के रूल रेगुलेशन बाउंडेशन थी जिसकी वजह से निजी क्षेत्र नहीं था। लेकिन सारी सरकारी इंडस्ट्रीज़ थी, और सरकारी होता है। तो सरकारी क्षेत्र की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस थी। और 1990 तक आते आते हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ को। तो वो सारी की सारी इंडस्ट्रियाँ जो कि सरकार को क्या कर रही हैं, जो उद्योग हानि में चल रहे हैं उनको व्यवहार बनाने के लिए उनका पुनर्गठन किया जाएगा, उनको कुशलता प्रबंध प्रदान जो है वो किया जाएगा। मतलब कई सारी इंडस्ट्रियां सरकारी की बात चल रही है, काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे, पुअर परफॉर्मेंस थी, 100% एफी के साथ काम नहीं कर रहे थे, लॉस में चल रहे थे। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए जितनी भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ थी उनकी तरफ ध्यान दिया कि भाई जो जो इंडस्ट्रियाँ हमको घाटा दे रही हैं, जो जो इंडस्ट्रीज़ हमको लॉस दे रही हैं, उनको रीडिफ़ाइन किया जाए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ठीक है, कैसे भी करके इनको जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है प्रदान किया जाए, ताकि ये इस लॉस से जो सफ़र कर रही हैं इनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके कैसे भी करके। तो यहाँ पे जो है जितनी भी, और टाइम मैनेजमेंट की तरफ बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया। तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का ये मतलब है कि जितनी भी सरकारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो घाटे में जा रही थी उसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया कि भैया घाटे में नहीं जानी चाहिए, इसको सही कीजिए, जो भी इनकी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लमों को दूर कीजिए ताकि ये हमको घाटा ना दे। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको कहते हैं आर्थिक संवाद। आर्थिक संवाद का मतलब क्या होता है, आर्थिक संवाद का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर
किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे आपको ध्यान नहीं देना है कि केवल जी लघु उद्योग ही हो गए सब कुछ, नहीं भाई, लघु उद्योग का तो कर ही दोगे, ठीक है, पता चला लघु ही लघु दिख रहे हैं। आर्थिक संवाद का मतलब होता है, कह रहा है इस नीति में आर्थिक संवाद को विकसित किया गया। इसका मतलब होता है कि भाई सभी प्रकार के उद्योग, चाहे वो छोटे पैमाने के उद्योग हो, चाहे वो बड़े पैमाने के उद्योग हो, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हों, किसी भी सेक्टर का उद्योग हो, कैसा भी उद्योग हो, छोटा हो, बड़ा हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कैसा भी हो, आर्थिक संवाद का मतलब होता है सबका विकास करना है और एक साथ करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं आप केवल लघु पे ध्यान दिए जा रहे हो या केवल बड़े पैमाने के उद्योगों पर ध्यान दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए कि भाई सभी उद्योगों को जो है, सभी उद्योगों का एक साथ विकास करना है, इसके लिए क्या किया गया, कह रहा है इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले में एक बड़े उद्योग की स्थापना एक नाभिक के रूप में की जाए। नाभिक मतलब सेंटर कह सकते हो। पहले एक बड़े पैमाने का उद्योग खोला जाएगा और वो बड़े पैमाने का उद्योग जहाँ पे भी ओपन किया गया है वो अपने अंडर में कई सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ओपन करेगा और उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल जो भी हेल्प उसको चाहिए लघु उद्योगों को, ये बड़े पैमाने वाला उद्योग इनको क्या करेगा, प्रदान करेगा। इससे क्या होगा, इससे स्थानीय श्रम शक्तियों को प्राप्त रोजगार मिलेगा, मतलब वहाँ पे रहने वाले आसपास के सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आर्थिक संवाद का मतलब है बड़े पैमाना, छोटे पैमाना, निजी, सार्वजनिक, कोई भी हो, सबका एक साथ विकास करना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार ने क्या करा, एक पर्टिकुलर ज़िले के अंदर पहले एक बड़े पैमाने का उद्योग खोला जाएगा और वो बड़े पैमाने का उद्योग अपने अंडर में कई सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ओपन करेगा और उनको जो भी हेल्प चाहिए, फाइनेंशियली हो या वो टेक्नोलॉजिकल हो या कैसी भी हो, वो बड़े पैमाने का उद्योग उसकी हेल्प करेगा और इससे लोगों को काम धंधा मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। उसके बाद चौथा जो फीचर है इस पॉलिसी का वो है डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब क्या होता है, ग्राम उद्योगों का विकास, मतलब गांव के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी डेवलपमेंट करना। इस नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से हस्तशिल्प, हाथकरघा, खादी तथा अन्य ग्रामोद्योग को समुचित विकास करने का प्रयास किया गया। मतलब कि गांव में बेसिकली बेटा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कोई ज़्यादा खास टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ नहीं करती। हस्तशिल्प, हाथकरघा, ये सब वो होते हैं जो हाथ से बनी वस्तुएं बनाते हैं, अपने हाथों का यूज़ करते हैं, इसलिए इनको हस्तशिल्प वगैरह कहते हैं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं इसको। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है, जो हाथों से बनी वस्तुएं बनाती हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी मशीनों वगैरह का कोई ये यूज़ नहीं करती है, अपने हाथों के कमाल से जो है वस्तुएं बनाती हैं। तो ऐसी सभी इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाए, ऐसी सभी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की जाए जो हैंडीक्राफ्ट है। और कह रहा है इस नीति में क्या कर दिया गया, जिला उद्योग केंद्रों को समाप्त कर दिया गया। जो हमने पीछे अभी बेटा हमने पढ़ा था, जो पॉलिसी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स ओपन किए गए थे जो कि लघु उद्योगों की हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर उसको क्या कर दिया गया, इस पॉलिसी के अंदर जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। पिछली वाली पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि इसको स्थापित किया गया, ये क्या करेंगे, ये लघु उद्योगों को फाइनेंशियली, गुड्स के मामले में, कच्चा माल वगैरह उपलब्ध कराने में जो भी हेल्प चाहिए वो ये अवेलेबल कराएंगे। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया अब इनको जो है ख़त्म कर दिया गया। अगला जो इसका फीचर है वो है क्षेत्रीय संतुलन दूर करना। क्षेत्रीय संतुलन सिंपल सी बात है कि ग्रामीण शहरी दोनों तरफ ध्यान देना। क्षेत्रीय संतुलन का यही मतलब है कि औद्योगिकरण के विस्तार द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जाए। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय फैलाव को प्रोत्साहन किया जाएगा। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में इकाइयों को जो है कायम की जाएंगी। मतलब कि औद्योगिकरण तो करना है, नई नई इंडस्ट्रीज़ तो ओपन करनी है, लेकिन भाई जो नई नई इंडस्ट्रीज़ जो ओपन हो रही है वो कैसे भी करके पिछड़े हुए क्षेत्रों में ओपन हो, वो डेवलप एरिया के अंदर जो है ओपन नहीं होनी चाहिए। डेवलप में तो जो है हो ही जाएगी, हर कोई डेवलप में ही खोलना चाहता है, लेकिन डेवलप में ओपन ना हो के
पिछड़े हुए क्षेत्रों में खुले ताकि क्षेत्रीय असमानता दूर हो सके। छठा जो इसका फीचर है लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है बीमार औद्योगिक इकाइयाँ। बीमार औद्योगिक इकाइयाँ क्या मतलब होता है इसका? जैसे बीमार इंसान होता है, ऐसी बीमार इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। बीमार इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती है? बीमार इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो भैया किसी ना किसी फंडे में फंसी हुई है, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी उसने कर दी है और लॉस में सफ़र कर रही है, उसको कहते हैं बीमार इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो कुछ ना कुछ उसने ऐसा कांड कर रखा है जिसकी वजह से वो लॉस में सफ़र कर रही है। तो सरकार ने फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया कि भैया ये क्या है, ये आखिर बीमार क्यों हो गई हैं। अब जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सरकार ने भी इस तरफ ध्यान दिया। तो सरकार ने देखा कि भैया इनको ठीक करने के लिए क्या क्या किया गया। पहले सरकार ने देखा कि जानबूझकर कुप्रबंध और वित्तीय कुप्रबंधों के कारण बीमार इकाइयों की समस्याओं को सख्ती से निपटाया जाए। मतलब जिन्होंने फाइनेंशियली कांड कर रखे हैं, ठीक है, या जानबूझकर जो है कुप्रबंध का मतलब पुअर मैनेजमेंट है, पुअर मैनेजमेंट, पुअर फाइनेंशियल वो है। तो ऐसी इकाइयों को जो भी इनकी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी इन्होंने फ्रॉड वगैरह कर रखे, कुछ भी कर रखे हैं, उसको क्या करना, उनको सख्ती से निपटाया जाए। मतलब कि इनकी बीमारी का इलाज किया जाए, जो भी इनकी दिक्कत है। दूसरा सरकार ने देखा रुग्णता के चिन्ह दिखाई देने पर उसमें सुधार का प्रयास किया जाएगा। उनकी स्वस्थ इकाइयों में स्वैच्छिक संविलियन को सरकार उदारता से कर आदि की छूट जो है वो प्रदान करेगी। मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनके ऊपर टैक्स का जो बर्डन वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, टैक्स पे करने की सिचुएशन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉस सफ़र कर रही है, तो पहले का कोई पुराना डेप्ट वगैरह है, टैक्स वगैरह अगर वो नहीं दे पा रही है तो उसमें बोला सरकार ने कि चलो आपको छूट दी जाएगी। और उन्हीं बीमार इकाइयों का जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। मतलब इंडस्ट्रीज़ तो कई सारी है बीमार जो है, लेकिन कौन सी इंडस्ट्रीज़ की समस्या, कौन सी इंडस्ट्री को ठीक किया जाएगा, किसकी बीमारी का इलाज होगा, जिसको देश की ज़रूरत है। मतलब कि वो सारी की सारी इंडस्ट्रियाँ जो देश के हित में है, मतलब वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं जिनको देश की ज़रूरत है, राष्ट्र को इसकी ज़रूरत है। तो सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज़ की जो है हेल्प करेगी, उनकी बीमारी का इलाज करेगी। और ऐसी इंडस्ट्रियाँ जिनको देश की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनकी तरफ जो है ध्यान नहीं देगी। इस पॉलिसी के अंदर ये करा गया। मतलब जो पहले से इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उन पे भी ध्यान दिया है यहाँ पे सरकार ने इस पॉलिसी के अंदर। सातवां जो इसका फीचर है वो है निजी क्षेत्रों को सहायता। सबसे पहला, अभी तक जितनी भी पॉलिसी हमने पढ़ी है बेटा, उसमें निजी क्षेत्रों के ऊपर बाउंडेशन लगी है अभी तक केवल। यहाँ पे निजी क्षेत्रों को सहायता दी जा रही है कि कैसे भी करके आप जो है, अभी तक पीछे हमने जितनी भी पढ़ी है वहाँ पे लाइसेंस, रूल, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल सब कुछ इनके ऊपर था, लेकिन इस नीति के अंतर्गत इनको जो है हेल्प करी जा रही है। सबसे पहली बात तो कह रहा है कि जिन उद्योगों में रजिस्टर्ड क्षमता से अधिक कार्य हो रहा है उनको जो है नियमित किया जाएगा, लेकिन लघु उद्योगों में ये बात लागू नहीं होगी। जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनमें हर उसके अंदर लिमिट होती है नंबर ऑफ़ वर्कर्स की कि भाई इसमें इतने काम करेंगे, इसमें इतने काम करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है जिसमें जितने रजिस्टर्ड हैं उससे ज़्यादा ही बंदे हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको जो है रेगुलेट किया जाए, उसको सही किया जाए। लेकिन ये बात लघु उद्योगों पे लागू नहीं होगी, लघु उद्योगों में कुछ भी हो सकता है। सामरिक महत्व वाले उद्योगों की क्षमता के पूर्ण उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। सामरिक महत्व का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रियाँ जो कि जिनका महत्व क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। लाइक ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कैपिटल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जिनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इन क्षमता के पूर्ण उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। मतलब ये अपना 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर सकती हैं, कितनी भी क्षमता के साथ काम कर सकती है। इन पे ये ऊपर वाला रूल जो है लागू नहीं किया जाएगा। आपको जैसा काम करना है वैसा काम कीजिए। ना तो ये रूल रेगुलेट वाला, ना तो लघु उद्योगों पे लागू होगा, ना ही
सामरिक महत्व वाले उद्योगों पे। चुने हुए उद्योगों में क्षमता का विस्तार करने की अनुमति जो है की गई। पहले 1973 में केवल 19 उद्योग ही थे, लेकिन इस नीति के अंतर्गत 15 उद्योग जो है इसमें और जोड़ दिए गए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है चुने हुए उद्योगों में क्षमता विस्तार करने की अनुमति, मतलब कि आप जैसे मान लो ब्रांचेस ओपन करते हैं। पहले जो है बेटा, पहले जो है सरकार ने इतने रूल एंड रेगुलेशन लगा रखे थे कि चलो खोलने के लिए तो लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, और अगर मुझे मेरे को अपनी एक ब्रांच और खोलनी है, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए भी मेरे को लाइसेंस लेना पड़ता था पहले के टाइम पे। लेकिन अब सरकार ने क्या करा, पहले सरकार ने इस कैटेगरी के अंदर एक्सपेंड करने के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन थे उसमें केवल 19 इंडस्ट्रीज़ थी। अब इसमें 15 इंडस्ट्रीज़ को और जोड़ दिया गया, तो टोटल मिला के 34 इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो हर साल 5% अपनी क्या कर सकती है, 5% अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकती हैं। सरकार ने इस चीज़ की अनुमति दे दी कि हर साल आप 5% बढ़ाओ। इससे 5 सालों में टोटल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 25% जो है एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब कि आप अगर कोई न्यू ब्रांचेस वगैरह ओपन करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए बात करी जा रही है, प्राइवेट वाले की, तो प्राइवेट सेक्टर वाला हर साल 5% से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। और इसके लिए सरकार ने पहले तो केवल 19 इंडस्ट्रीज़ ही इसके अंदर थी, और अब इसमें 15 इंडस्ट्रीज़ जो है और जोड़ दी गई। फिर लिखा हुआ है प्रत्येक उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण को अपनाया जाएगा। मतलब किस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का मॉडर्नाइजेशन है, ये सब देखते हुए उसको देखिए भैया किस टेक्नोलॉजी का, किस तकनीक का यहाँ पे यूज़ होगा। और लास्ट है निर्यात प्रधान उद्योगों की विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि निर्यात करती हैं तथा विदेशी विनिमय के दबाव को कम करने के लिए उन उद्योगों को मशीन और टेक्नोलॉजी के आयात की सुविधा, कर में छूट प्रदान जो है वो की जाएगी। ये वो इंडस्ट्रीज़ जो दूसरे देशों को आयात निर्यात वगैरह करती हैं, उनके लिए सरकार ने क्या करा, टैक्सों में कंसेशन दिया और मशीनरी वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, इनकी इंपोर्ट की फैसिलिटी दे दी कि आप जो है इंपोर्ट कर सकते हो। ये बेटा सारे जो पॉइंट है 5 के 5 ये निजी क्षेत्रों के लिए है। इस पॉलिसी के अंदर निजी क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान दिया गया है, और पीछे से जितनी भी पॉलिसी हमने पढ़ी थी वहाँ पे केवल फाउंडेशन ही लगी थी। तो ये जो है आपका, इसको कहते हैं औद्योगिक नीति 1980, जिसके अंदर सरकार ने लघु उद्योगों, पिछड़े हुए उद्योगों, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के साथ साथ अपनी जो पेंडिंग वाली जो सरकारी इंडस्ट्रीज़ थी, जो घाटे में जा रही थी, जो लॉस में जा रही थी, उसमें भी सुधार किया, निजी उद्योगों की भी तरफ ध्यान दिया, और लघु उद्योगों को भी जो है सरकार ने ध्यान दिया। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितनी भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब पे भी ध्यान दिया, जो लॉस सफ़र कर रही है उसकी तरफ भी ध्यान दिया, हर क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया। इसलिए इसको 1956 की औद्योगिक नीति पे सुधार जो है वो माना जाता है। मंजू, इतनी बात समझ में आ रही है? सर थोड़े अच्छे से पढ़ाओ ना, नींद आ रही है। ये लो बेटा, ये जो है ना, ये जो है बेटा थियोरेटिकल है, ठीक है? अभी उठी हो क्या तुम? हेलो सर नहीं, मैं सुन तो रही हूँ लेकिन कभी नींद आ रही है, कभी आँख खुल रही है, कभी नींद आ रही है। यार, ये एक्चुअली ये 5 की 5 जो पॉलिसी, एक तो दिक्कत ये है ना, पॉलिसी 5-6 पॉलिसीज़ हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और सारी की सारी जो है ना एक जैसी हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत